तो पोल ऑफ पोल्स या महा एग्जिट पोल में अभी तक जितने भी पोल्स हमने देखे हैं, एग्जिट पोल्स देखे हैं हमने, उसमें एक तरह से महाराष्ट्र में महायुति की तरफ इशारा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं झारखंड में भी एनडीए की तरफ इशारा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे एग्जिट पोल नहीं आए जिन्होंने इस ओर इशारा किया हो कि हंग असेंबली हो सकती है महाराष्ट्र में, या महाविकास आघाड़ी को भी कुछ एग्जिट पोल हैं जो आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादातर एग्जिट पोल हैं वो महायुति की तरफ इशारा करें। फिर भी जो मार्जिन आता है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जादुई आंकड़ा जो 145 का है उसके आसपास की फाइट दोनों ही गठबंधन दलों की हो सकती है। बात इससे आगे की है और मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा कुमार राकेश जी आप टिप्पणी करें कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी जो कुछ होगा वो तो ठीक है, इसके बाद में यानी कि जब नतीजे आ जाएंगे तब भी कौन किसके साथ रहता है, यहाँ तो जल्दी इधर उधर शिफ्टिंग होती रहती है। पिछले 5 साल से हम यही राजनीति देख रहे थे। तो ये स्थायित्व की सरकार हो के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी या कोई एक पार्टी जो है, और क्योंकि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही तो ऐसा माना जा रहा है सबसे ज़्यादा सीटें वो ला सकती है। क्या तस्वीर आप देखते हैं महाराष्ट्र में जो पिछले 5 साल में हुआ उसके बाद, इस चुनाव के बाद? महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महाराष्ट्र में जो दो गठबंधन है, जो ना महायुति और महाविकास आघाड़ी का नाम दिया गया है, तो महायुति में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है। वहीं जो महाविकास आघाड़ी है वहाँ कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उनका 101 के आसपास का आंकड़ा है, एग्जैक्टली 168 शायद इनका है, बीजेपी का है महायुति में। तो यदि उसके बाद ये उद्धव ठाकरे की पार्टी है और उसके बाद अपनी शरद पवार की पार्टी है। इधर उसी तरह से है, शिवसेना शिंदे साहब की पार्टी है और फिर वो अजीत पवार की पार्टी है। अब ये दोनों पार्टी का जो मामला है, बीजेपी अपने में इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस अपने आप में अलग है, लेकिन ये दोनों का जो बीच में खबरें आ रही थी, यदि देख रहे होंगे कि कहीं दोनों शिवसेना मिल ना जाए, और कई सिर्फ मीटिंग की बात आ रही थी। यदि पिछले 3-4 महीनों की रिपोर्ट्स को देखें, कई कयासों को देखें, कई विश्लेषण को देखें, तो उसमें ये दिखता है, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने कारनामों से, अपने कार्यकलापों से, अपनी कार्यशैली से उद्धव ठाकरे कई चीज़ों से आगे निकल गए हैं। कई जगह लोग कहते हैं कि भाई अपने बाला साहब ठाकरे की उसको क्यों नहीं दिखाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ जाऊँगा दुकान बंद कर दूंगा। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, कई लोगों ने देखा, उन्होंने कई चैनल के इंटरव्यू में बोला था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, ना उनके आदित्य करते हैं ना वो करते हैं। उसी अलावे में अजीत पवार को लेकर, शरद पवार को लेकर कई तरह के कयास लगाते हैं, कहीं दोनों एक ना हो जाए। फिर वो कहते नहीं हम अलग हैं, ओरिजिनल पार्टी, अजीत पवार का भी स्टेटमेंट आया, ओरिजिनल पार्टी तो हम हैं, चुनाव चिन्ह हमारे पास है। उसी तरह से शिंदे जी के कहते हैं चुनाव चिन्ह हमारे पास है। तो ये जो है, ये दोनों में जो एक पोजीशन है, जो एक ढुलमुल नीति है, उसको लेके भ्रम थी। लेकिन चुनाव में जिस तरह से लड़े हैं तो एकजुट होकर लड़े हैं, दोनों अपने अपने पक्ष में। लेकिन जब उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई बीजेपी में सीएम कौन होगा, तो स्वाभाविक है पहले जो समीकरण थे, यदि उस बीच के एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो पहले बीजेपी ही होती थी कि भाई जिसका ज़्यादा नंबर है, और उसी फ्रिक्शन पे हालांकि उद्धव ठाकरे को सीएम बनना था, इसलिए वो अलग हुए थे। उसी से दोनों पार्टी में दो फार हुआ था। ये तो पुराना पृष्ठभूमि, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्तमान हालात में क्या बदल गया है, अभी तो ये खींचतान होगी आने वाले दिनों। आपका जो सवाल है मैं सीधे एड्रेस करने की कोशिश करता हूं कि वो जो खींचतान है वो आगे खींचतान मुझे लगता नहीं होगा, कि चूंकि आपके जितने आंकड़े हैं, चाहे वो जितने पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इन तमाम प्रकरणों में देखा जाए तो जो महायुति है आगे बढ़ रही है। वो जो मैजिक नंबर है 145 है महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। और मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो लोगों की बातें हैं, जो कम्युनिकेट करने की बात है, वो महायुति ने ज़्यादा किया है बनिस्बत की महाविकास आघाड़ी के परिप्रेक्ष्य में। वहाँ जैसे आपने बात अभी चर्चा की जातिगत गणना को लेकर के, सामाजिक समीकरण को लेकर के, और उन्होंने अब एक है तो सेफ है। अब किस तरह से राहुल गांधी ने बच्चों वाली हरकत की, एक है तो सेफ है, वो सेफ लगा के दे दिया। अरे भाई अडानी कांग्रेस के कई राज्यों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं वो, और आप अपने एक इन्वेस्टर को या हमारे जो उद्योगपति है उनकी खिलाफत करोगे। चलिए तो मुद्दे हैं, ये नतीजे पक्ष बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन बोल रहा हूं सेफ होकर कैसे विश्लेषण करते हैं आप। यहाँ तो प्रधानमंत्री एक बार फिर चलिए एग्जिट पोल पर लौटते हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार बनने के अनुमान ज्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं,
और साथ ही साथ में कुछ कुछ झारखंड की ये तस्वीर है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि कई ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मामला फंस भी सकता है या हंग असेंबली भी आ सकती है। और एमवीए को भी एक आध दो ऐसे एग्जिट पोल हैं जो बहुमत दिखा रहे हैं। जी, तो राज बिहारी जी, मुझे अब आप अपना एक टेक बताइए इसी बात पर कि क्या महाराष्ट्र के नतीजों का अभी इंतजार किया जाए या फिर जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद असली लड़ाई वहां पर शुरू होगी, या आपको इस बार स्थिति कुछ अलग लगती है? नहीं, देखिए, नतीजों का इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आएंगे हम अपने आकलन पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जो माहौल चुनाव से पहले दिखाई दे रहा था, चुनाव के दिन दिखाई दे रहा था, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये सब मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन है वहाँ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा 101 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार ये तय होना है कि असली एनसीपी कौन है और असली शिवसेना कौन है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो अपना जो उनका सिद्धांत थे, जो उनके नारे थे, वो सब छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए। उसका भी असर नहीं, है। पर उनको तो चाहिए ना, मुस्लिम मतदाता उनके साथ में आ रहा है। उन्होंने अपनी नहीं, स्ट्रेटजी असली बात है ना, मुस्लिम मतदाता उनके साथ आ रहे हैं ना हिंदू उनके साथ आ रहे हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एकदम राजनीति में हंसी पे चले जाएंगे और हो सकता है इसी तरह का नुकसान अजीत पवार को भी उठाना पड़े। क्योंकि लेकिन इतना ये हम मान के चल रहे हैं कि शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बढ़त बनाएंगे। और दूसरी तरह अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि वहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलने वाली है। तो इसमें कोई जिस तरह से आ रहा है कि हंग असेंबली होगी, मुझे नहीं लगता है कि दोनों राज्यों में जिसकी भी सरकार बनेगी उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। रत्नाकर जी को भी मैं देख पा रहा हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर बाकी मेहमानों के साथ। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका। बताएं मुझे कि क्या आपको लगता है एग्जिट पोल हरियाणा पर जब आए थे तो कुछ और बात हो रही थी, अभी जो आ रहे हैं उस पर कुछ और बात होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए तो बड़े आशान्वित या आशातीत परिणाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल जो दिखाया जाता है, निश्चित तौर पे उसके कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ साइंटिफिक डेटा जो है कलेक्ट करके उनके आधार पे दिखाए जाते हैं। कई मर्तबा ये जो है सही साबित होते हैं, कई बार जो है गलत भी साबित होते हैं। लेकिन हम, चाहे वो हमारे पक्ष में दिखाया जाए चाहे हमारे खिलाफ दिखाया जाए, जो नतीजों की बात कर रहा हूँ, तो उसका हम सम्मान करते हैं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन रही बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अपने इंटरनल सर्वेक्षण की और अपने विकास के कार्यों की, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से जहां पे हमारी सरकारें रहती हैं वहां पे अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और जहां पे हमारी सरकार नहीं है, निश्चित तौर से वहां पे जो सरकार है उस सरकार की कमियों को जनता के बीच जाकर के उजागर करते हैं और जनता अपना आशीर्वाद देने का काम करती है। और ये वस्तु स्थिति जो सारे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं वही दिखा रहे हैं कि जनता ने महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं। जी, और देर से ही सही, बड़ी देर से स्क्रीन पर हम देख पा रहे थे भरत सिंह जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, रवि तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के बड़े जाने माने पत्रकार हैं। आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। भरत जी, आपकी भी प्रतिक्रिया। हालांकि कुछ जगहों पर आप लोगों को भी दिखाया जा रहा है, बहुत खींचतान है, इस पर हम बड़ी लंबी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, महाराष्ट्र पर तो असली चर्चा जब नतीजे आ जाएं, जब सबकी सीटें क्लियर हो जाएं, उसके बाद होनी चाहिए। फिर भी आप मुझे बताएं, अभी जो एग्जिट पोल आए उस पर किस तरह से आप लोगों ने रिएक्ट किया, आपकी उम्मीदें क्या हैं, थोड़ा सा बताएं इस पर। नहीं, ठीक है, मैं अगर आपको कोई दोष नहीं दूंगा ना, एग्जिट पोल को दोष दूंगा। ये आप लोगों ने किया होगा तो सर्वे करके ही किया है, लेकिन एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत फर्क है। और पिछले 1-2 चुनावों में सारे एग्जिट पोलों का क्या हाल हुआ ये सब लोगों ने देखा। तो जो जनता ने जो आदेश दिया होगा उस आदेश को तो सबको मानना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी उस आदेश को मानेगी। लेकिन महाराष्ट्र में आपको बता दूं
कि महाराष्ट्र में बहुत ही कंफर्टेबल सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और जो आज 110 130 दिख रहा है वो आपको 170 180 दिखेगा 23 तारीख को। अच्छा, ये उसमें बहुत कॉन्फिडेंस सारे कैसे, कारण हैं। मतलब इसकी वजह क्या है इस कॉन्फिडेंस की? जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार, और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके उसको दूध का धुला साबित करवाना, ये पूरा जो है भाजपा का खेल महाराष्ट्र की जनता को समझ में आया। यहां पे ये नारा दिया गया, कटेंगे तो बटेंगे। महाराष्ट्र की जनता को ये कतई पसंद नहीं है कि इस तरह के नारे दिया जाए। ये नारों की हवा किसने निकाली? अजीत पवार ने। अजीत पवार किसके साथ है? भाजपा के साथ। पंकजा मुंडे ने इसकी हवा निकाली। पंकजा मुंडे इनकी बड़ी नेता है। तो ये सब नारे जो दे रहे हैं, ये जनता देख रही है देश की, और देश के साथ महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता अंबेडकर, साहू जी, छत्रपति शिवाजी ऐसे लोगों को मानने वाली है, और ये संतों का एक जन्म स्थल है, और यहाँ पे इस तरह के नारे नहीं चलते हैं। इससे भी यहाँ महाराष्ट्र की जनता जो है उसको नकार रही है। और सबसे बड़ा तो आपको एक चीज बताऊं कि ये लाडली बहन योजना लाए, सोचे उसका फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा बताइए? 500 रुपए किलो, यहाँ पे 500 रुपए किलो लहसुन अरे ले आपने रहे तो हैं, लक्ष्मी और 100 योजना, आपने लक्ष्मी योजना की घोषणा करी, आप तो और 3,000 दे रहे हैं, 2,500 दे रहे हैं। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए बता रहा हूँ। उस योजना का नुकसान और फायदा दोनों है। आप चुनाव के ठीक 3 महीना पहले ये योजना लाते हैं, तो यहाँ की जनता क्या बोल रही है? यहाँ की जनता की मैं बता रहा हूँ, जनता क्या कह रही है? चुनाव के लिए लेके आए हैं, ये 2.5 साल से सरकार चला रहे हैं, तो क्यों नहीं लेके आए थे? यानी ये बंद करने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी इसलिए करेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जहां जहां ठीक है, सरकारें एक हैं, क्विक रिएक्शन वहां पे रत्नाकर जी आपका, फिर मैं रवि तिवारी जी से जानूंगा कि अलग अलग मुद्दे आप दोनों को सुनने के बाद में वो क्या विचार करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी, कुमार राकेश जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रत्नाकर जी, आपका कमेंट पहले। देखिए, भरत जी ने 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं, उन्हीं को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। सबसे पहले तो ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल के क्या नतीजे आए, सबने देखा। बिल्कुल, सबने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के नतीजे आने, एग्जैक्ट पोल के नतीजे आने से पहले ही हरियाणा में मिठाई खाने लगे, और उसके बाद जब एग्जैक्ट पोल आया तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता ने वहां चुन के दिया। तो ये कहना आपको, हमारे पास भी जो भी एग्जैक्ट पोल आएंगे वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएंगे, कांग्रेस के फेवर में नहीं आएंगे, ये इत्मीनान रखिएगा। दूसरी चीज, ये हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे प्रवीण जी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब एनडीए की सरकार, जिसको हम लोग महावसूली अघाड़ी कहते हैं, जब महावसूली अघाड़ी की सरकार थी तो यही 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में इनके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल में भी जा चुके हैं। तो ये सबने देखा है कि कौन भ्रष्टाचार किया है, किस शिवसेना के लोगों ने किस तरह से कोरोना काल में। ठीक है, अभी इस पे ये होगा, वो अजीत पवार जी पर जो आप लोगों के बयान आते थे वो याद दिलाएंगे अभी, और साथ ही साथ में और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो याद दिलाएंगे। मुंबई में 50,000 कुकर घोटाला हुआ है। प्रवीण जी, मेरी बातों को पूरा करने दीजिएगा, फिर इनसे आप इनका रिएक्शन ले लीजिए। चलिए, मैं आता हूं। रवि जी, आप बताएं मुझे, आपने सुन लिया, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन लिया, आप बड़े लंबे समय से महाराष्ट्र, मुंबई की राजनीति को कवर भी कर रहे हैं, तो ये बताएं कि किसके दावों में कितना दम है, और सचमुच ये जो बटेंगे तो कटेंगे, ये हमने देखा कि बहुत फोर्सफुली बीजेपी लेकर आई, यानी पोलराइजेशन या हिंदुत्व का कार्ड उनको सबसे मजबूत कार्ड दिखाई पड़ा सारे चुनाव में। तो महाराष्ट्र में इसका कितना असर है? भरत जी का जैसे कहना है ये महाराष्ट्र की ऐसी सियासत नहीं चलती है। दूसरा, लाडकी बहना योजना, जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में कामयाब हुई थी, ऐसे ही वो जैसे कह रहे हैं कि चुनाव के पहले, वो भी चुनाव के पहले लाए थे और बड़ा काम कर गए, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन भरत जी की बात में कितना दम, और ये योजना या बीजेपी के कार्ड में कितना दम? देखिए प्रवीण भाई, ग्राउंड रियलिटी जो है अगर कहा जाए तो बीजेपी का खासकर हिंदुत्व का मुद्दा इस बार महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं कर पाया है। अगर आप नोट करेंगे, लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के मुद्दे उठे थे, और वहां पे अगर एनडीए के पूरे परफॉर्मेंस को देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान हुआ था। रवि भाई, बस 1 मिनट में आ रहा हूं, शहनवाज हुसैन कुछ कह रहे, सुन लेते हैं फिर। और झारखंड में बदलाव हो रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा के चुनाव में
महाराष्ट्र में, झारखंड में सब जगह जाकर संविधान की दुहाई दे रहे थे राहुल गांधी, भ्रम पैदा कर रहे थे। सब भ्रम दूर हो गया। आएगी एनडीए, जीतेगी एनडीए, सरकार बनाएगी एनडीए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी और झारखंड में एनडीए की, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शाम 5 उनका वोट हुआ है, आपको लगता है कि वोट शेयर ये ठीक है जो वोटिंग वहां पर हुई है, या परसेंटेज? तो पॉलिटिकल जितने रिएक्शन है वो लगभग आपको यही मिलेंगे। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से बात करेंगे, वो आप कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे इनको खाए। आप रवि जी अपनी बात को पूरा करें। प्रवीण भाई, सबसे बड़ी बात यही रही है कि महाराष्ट्र की ग्राउंड को थोड़ा सा आपको अलग से देखना पड़ेगा। अभी तक अगर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे भले बहुत अच्छी करती रहे हों, लेकिन यहाँ पे उहापोह की स्थिति रही। इनके नेता भी कंफ्यूज थे। मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। जैसे बीजेपी के लिए मुश्किल ये थी कि वो किन चीजों को आगे प्रमोट करे, वो मुश्किल थी। अगर आप नोट करेंगे, लोकसभा से लेके अब तक चीजें बदलती गई। 1000 से ज्यादा निर्णय लिए गए थे कि लुभावने वो निर्णय थे। कहा जाता था कि स्टेट की हालत खराब होगी, लेकिन वो निर्णय ऐसे लिए जा रहे थे कि वोट में कन्वर्ट हो। यही स्थिति कम से कम कांग्रेस की रही। बड़ी फेसलेस पार्टी बनी रही। यहाँ पे जहां जहां परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, माना ये जा रहा है कि ये एक पवार साहब की रणनीति के साथ मिलने की वजह से हुआ था। नहीं तो शायद ये रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि पार्टी में बहुत मोबिलाइजेशन नहीं था। तो मैं दोनों तरफ की पार्टियों की अगर बात करूं तो वो स्थिति अभी नहीं है। ग्राउंड पे जो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं लोगों से, कार्यकर्ताओं से, दोनों पार्टियों के नेताओं से, वहां यह है कि अभी भी लड़ाई नेक टू नेक है। हालांकि 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है परिणाम जैसे आते रहे हैं पिछले कुछ चुनाव में वैसा ना हो, या ये भी हो सकता है कि स्थिति बहुत कट्टू कट हो और इस बार एक हंग असेंबली की तरफ बढ़े महाराष्ट्र। ये भी हो सकता है। अच्छा, मुझे तो एक चीज में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। सबसे बड़ा दल बनने की तरफ तो बीजेपी ही है, क्योंकि सीटों के लिहाज से देख लिया जाए, और दूसरा अपने गठबंधन में बहुत मजबूत प्रदर्शन के लिहाज से देखा जाए, और सबसे बड़े दल की तरफ महाराष्ट्र में आकर्षित होते हैं दल। तो इस लिहाज से क्या बीजेपी की स्थिति मजबूत है? देखिए, बीजेपी सबसे बड़ा दल तो बनेगी, लेकिन बीजेपी के नेता ही ये मान रहे हैं कि जो 105 का परफॉर्मेंस था, बीजेपी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, नंबर उससे कम होंगे। हालांकि अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें, उनके निर्दल कैंडिडेटों को मिला के बात करें, यहां तक कि शिंदे और अजीत पवार की पार्टी में भी बीजेपी के नेताओं को ही कई जगहों पे खड़ा किया गया है, तो करीब करीब बीजेपी के खड़े होने वाले उम्मीदवारों को अगर आंकड़े कहा जाए तो 180 के आसपास जाते हैं। तो अगर 180 के बाद ये परफॉर्मेंस होगा तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए। एक बात जरूर है, वो ये है कि शिवसेना के 2 टुकड़े हुए हैं, एनसीपी के 2 टुकड़े हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनेगी। लेकिन अभी भी जिस तरह से लॉबिंग की गई है, जिस तरह से पूरी की पूरी लामबंदी की गई है महाराष्ट्र में, स्थिति बहुत आसान नहीं होगी कि आप सरकार वैसी हो। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपसे मिला, थोड़ा डिफरेंट भी है। कुमार राकेश जी, आप मैं चाहूंगा सीधे ये बात इनकी बात ही सवाल है जी। नहीं, सवाल क्या है? जो रवि तिवारी जी कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, या फिर उनका प्रदर्शन पहले से कमजोर हो सकता है। वहां के नेता रवि तिवारी जी के बातों में ही उनका उत्तर है। जो उन्होंने एक रेज किया है कंफ्यूजन, उसी में उनका उत्तर है कि कुल मिलाकर के भाजपा नंबर 1 पार्टी होगी। जब भाजपा नंबर 1 पार्टी होगी आउट ऑफ ऑल जो 6 पार्टी का 6 पार्टियों का दलों का जो समूह है दोनों तरफ से, महायुति और महाअघाड़ी में, तो स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग की नीति ले ले, संविधान की नीति ले, जो नंबर 1 दल होगा उसी को लोग इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए। तो इनकी बातों में वो बात भले वो ये उस पर विश्वास के साथ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मैं इनकी बातों को ही आकलन और समीक्षा करूं या विश्लेषण करूं तो लगता है कि भाजपा नंबर 1 पार्टी हो रही है। और जितने आपने दिखाए सर्वे 8-9 एजेंसीज की, कमोबेश उसका औसत निकाला जाए, उसके पहले चुनाव विश्लेषक थे अपने मिश्रा जी, तो उसमें यदि देखा जाए उस विश्लेषण में या उसकी बात की जाए तो उसमें ये लगता है कि भाजपा नंबर 1 हो रही है, और भाजपा की जो महायुति है मुझे लगता है कि वो सरकार बना रही है। ऐसा मुझे लगता है जैसा रवि जी ने अपनी बातें रखी हैं। राज बिहारी जी, मुझे थोड़ा सा इस पर और एक अब दिलचस्प कई सवाल आ रहे हैं। रत्नाकर जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन
राज बिहारी जी, क्या आपको लगता है कि ये एक बार स्थिति वही बनेगी जो महाराष्ट्र में स्थिति रही है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र में हालात बदलने तो कोई बहुत ही चौंकाने वाला एकदम अलग नतीजा चाहिए कि बीजेपी पहले से अच्छा प्रदर्शन कर जाए, या महाविकास आघाड़ी जो है उसके कुछ दल जो हैं वो पहले से अच्छा या मिलकर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएं। अदरवाइज स्थितियां लगभग वही रहेंगी जो चुनाव से पहले हैं, यानी साठ गांठ पकड़ के रखना, ये साथ में आ जाए, ये पास से ना भाग जाए, वो उसके विधायक लेकर ना चला जाए। ये मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था, ये स्थितियां क्या आपको लगता है ये एग्जिट पोल देखने के बाद हो, या वर्तमान की राजनीति पिछले 2-2.5 साल की उसके बाद लगता है बदलेगी? नहीं, मुझे लगता है कि जिसकी भी सरकार आएगी वो उसको इस तरह की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि वहाँ पर स्थायित्व वाली सरकार आए, कि बार बार इस तरह की सरकार से, क्योंकि जब से भाजपा गठबंधन वाली सरकार है महाराष्ट्र में, थोड़ा विकास की गति थोड़ी तेज हुई है, ये तो हम सब मानते हैं। कई परियोजनाएं आई हैं, प्रधानमंत्री भी बार बार महाराष्ट्र की बात जब भी जाते हैं तो महाराष्ट्र में बताते हैं कि किस तरह से एनडीए सरकार महाराष्ट्र में क्या क्या काम किया है। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे मैं सुन रहा था कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का वाला मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार हिंदुत्व का मुद्दा और ज़्यादा उछल कर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर पहले दो हिंदुत्व की बात करने वाले दो दल थे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, और शिवसेना का वो धड़ा जो बाल ठाकरे के परिवार से है, वो हिंदुत्व की बात छोड़कर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने लगा। तो निश्चित तौर पे यह है कि ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुस्लिमों का तो समर्थन मिलना ही नहीं है, और जो हिंदुओं का भी समर्थन था वो भी कम होने वाला है। तो जाहिर है हिंदुत्व की बात करने वाला धड़ा बीजेपी के साथ में, और उन्होंने खुलकर, जिसको भले ही बटेंगे तो कटेंगे की बात भरत जी कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं किया, और इस मुद्दे पर तो शिवसेना और बीजेपी पहले से चुनाव लड़ते आए हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो भरत जी, ये जो आप बात कह रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बाला साहेब ठाकरे की राजनीति हो, बीजेपी और इनकी संयुक्त राजनीति हो, वो तो इस मुद्दे से हटे ही नहीं। हाँ, अलबत्ता थोड़ा उद्धव ठाकरे अलग हो गए, वो एक अलग तरह की राजनीति, खासतौर पर आपकी जो राजनीति रही है तो वहां सीट शेयरिंग या सीटों का बंटवारा भी आपके साथ हुआ है। इधर बीजेपी का क्या गया, वो तो इस मुद्दे पर लड़ेंगे ही, क्योंकि पहले भी लड़ते रहे। पहले कभी ऐसा नारा नहीं दिया गया था ना कि बटेंगे तो कटेंगे। आप मुझे बताइए कि ये किसके लिए नारा है, नाम तो बताइए ना किसके लिए है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा किसके लिए दे रहे हैं भाई आप? ये तो मेरा बड़ा प्रिय विषय है ये भरत जी, बड़ा प्रिय विषय इसलिए है क्योंकि नारों के ऊपर हमने क्योंकि बाला साहब ठाकरे के नारे ऐसे नारे रहे जो आज हिंदुत्व की जितनी राजनीति होती है एक से एक, मैं सारे नारे अभी रख सकता हूं, पर मतलब आपने कहा कि ऐसा नारा कभी नहीं आया, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत ठाकरे की जो पहचान थी वो नारों को लेके ही थी। रवि जी, आप सही कह रहे हो कि हिंदुत्व नहीं सुना है, बटेंगे तो कटेंगे। मैं यही पूछ रहा हूं ना, भाजपा इसका जवाब दे कि भाई ये किसके लिए। अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें ज्यादातर महाराष्ट्र में महायुति को बढ़त दिखाते हैं या पूर्ण बहुमत दिखाते हैं। कुछ एक हैं जो महाविकास आघाड़ी को भी बहुमत दिखाते हैं, इक्का दुक्का है, ऐसे की तादाद कम है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि एग्जिट पोल में ज्यादातर ने महायुति को बढ़त दिखाई या फिर पूर्ण बहुमत दिखाया है। बहरहाल, क्योंकि छोटा राज्य है झारखंड, यहाँ पर 81 सीटें हैं, तो यहाँ पर अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो एग्जिट पोल भी आ रहे हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग आ रहे हैं, अलग अलग आंकड़े आए हैं, इसमें मिले जुले आए हैं। इसमें भी ज़्यादातर जो है वो एनडीए की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी हैं, जैसे सी वोटर का सर्वे आया, सर्वे में एनडीए को 36 सीटें मिलने का अनुमान है, इंडिया को 26 सीटें मिलने की उम्मीद है, लेकिन 20 सीटों पर दोनों गठबंधन में कड़ी टक्कर भी संभव बताई जा रही है। एक जेवीसी का भी एग्जिट पोल आया है, इसमें महाराष्ट्र में महायुति को पूर्ण बहुमत बताया गया है। महायुति को मिल सकती है 159 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 116 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। खैर, इसमें मुद्दों पर भी बात हो रही थी, अलग अलग कई मुद्दे हैं जो उठते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित रहा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिसमें उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा दिया। उसी नारे पर चर्चा हमारी भी ब्रेक से पहले चल रही थी, बात वहां तक आ गई थी। रत्नाकर जी, कौन बटेंगे कौन कटेंगे, जैसा कि पैनल पर पूछा जा रहा था। प्रवीण जी देखिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। पिछली बार भी मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर बिल्कुल पाया, तो इस बिल्कुल, बार पूरा मुझे समय दे आपका दिया। सर, पूरा समय आपका। देखिए, आज फिर से कोशिश की गई कि कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे को गलत परिदृश्य में प्रस्तुत करके और ये दिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति है। और कटेंगे तो बटेंगे, कटे थे तो बटे थे, बटेंगे एक तो रहेंगे कटेंगे, तो नहीं उसको ठीक करिए पहले। हाँ, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो नहीं कटेंगे। होता है ये कंफ्यूज, ये टंग ट्विस्टर है एक्चुअली। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे का जो है, इन लोगों ने जो गलत परिदृश्य में प्रस्तुतिकरण करने का जो काम किया, वो महाराष्ट्र की जनता देख रही थी और समझ रही थी कि किस तरह से इन्होंने एक मंसूबा पाल रखा था, उसको नाकामयाब कर दिया। और इनके राहुल गांधी जी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जब हम यूनिटी का नारा कर देते हैं, जब एकजुटता का नारा देते हैं, तो राहुल गांधी को समझ में आता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तिजोरी लेकर के आए और दिखाए कि भैया सेफ है। ये इसी का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। तो ये राहुल गांधी की बुद्धि की जो है, वो बालक बुद्धि जिसको कहते हैं, वो बालक बुद्धि का परिचायक था। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अभी ये भरत सिंह जो कह रहे इसका जवाब देने के लिए समझ लीजिए। बिल्कुल आप ही जवाब देंगे भरत जी। बात पूरी कर लो, बात पूरी कर लो। निश्चित रूप से महाराष्ट्र जो है वो संतों की नगरी है, लेकिन संत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और उलेमा संगठन, उलेमा जो काउंसिल है, उसके प्रेसिडेंट जो है सज्जाद नोमानी, उन्होंने क्या यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं देंगे तो आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक धर्म विशेष को एकजुट करने की बात करते हैं और वोट लेने की बात करते हैं। और जब हम उसी को एकजुटता की बात करते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटे थे तो कटे थे और बटेंगे तो कटेंगे, तो इसको वो गलत परिदृश्य में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो महाराष्ट्र की जनता ने देखा और समझा। जिस तरह से ये संविधान और आरक्षण के बारे में गलत अफवाह फैला रहे थे। मैं दूसरी चीज पे आना चाहूंगा। प्रवीण जी ये कह रहे थे लाडली बहन योजना के बारे में, नहीं रुकिए ना रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, ये विषयांतर हो जाएगा, ये वाला मामला तो खत्म हो जाए। भरत जी, भरत हाँ, जी मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ एक चीज। हाँ करिए, वो ऐड करिए। हाँ बोलिए। नहीं, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। कर दीजिए, ऐड कर लें दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की जनता के लिए और महाराष्ट्र की धरती के लिए। देखिए, ये इतिहास गवाह है कि जब जब हम एकत्रित होकर के और मुगलों से लड़ाई लड़े, यही छत्रपति शिवाजी महाराज राजे सारे हिंदुओं को एकत्रित करके मुगलों के खिलाफ जब लड़ाई लड़े, तो इस महाराष्ट्र की धरती से मुगलों को पराजित करके और उनको बाहर भेजने का काम किया। तो ये महाराष्ट्र की जनता जानती है एकजुटता के बारे में। और जब जब कमजोर हुए हम, चाहे वो श्रीनगर में कमजोर हुए, चाहे अफगानिस्तान में कमजोर हुए, चाहे बांग्लादेश में कमजोर हुए, चाहे पाकिस्तान में कमजोर हुए, या तो हमको विस्थापित होना पड़ा या तो हमको घट जाना पड़ा। तो ये आज लोगों को जानने की जरूरत है और ये समझ चुके हैं लोग कि अगर बटेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी और मुसलमानों को 10% जो हक है। अब आप आ गए सीधे वाली बात पे आ गए। अब ठीक है, अब भरत जी आप बोलिए। अब आप थोड़ा सीधे वाली बात पे आ गए, बोलिए भरत जी। अब थोड़ा समय मुझे भी चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं आप, तो जरा जवाब भी तगड़ा देना है इनको। देखिए, एक है तो सेफ है, एक है पहले तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा किसने दिया? वो दिया योगी आदित्यनाथ ने। तब उसको पता चला, जब महाराष्ट्र की जनता ने इसको नकारा तो मोदी जी को पता चला कि ये तो उल्टा दाव पड़ रहा है, तो वो आए तो उन्होंने एक नया नारा दिया, एक है तो सेफ है। तो वो जो नारा दिए ना, तो उसको राहुल जी, इंडिया गठबंधन और यहाँ की महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जो उसको दिखाया और जो उसको समझाया, और महाराष्ट्र की जनता ने जो समझा, एक है तो सेफ है। पता है आपको, क्योंकि अदानी जी और मोदी जी दोनों मिलते हैं और मिलके कहते भैया हम दोनों एक हैं तो सेफ है, क्योंकि जब हम एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। न तुम्हारी मैं तिजोरी भर सकता हूं और न तुम मुझे जो है फाइनेंशियली मदद कर सकते हो। भरत जी आप कह रहे हैं कि मुझे टाइम दीजिएगा, नहीं मान सकते, मैं क्या इस पर बात करूं? हम एक अच्छी एनालिसिस कर रहे हैं। मुंबई नहीं, ये है ना, अगर आप इसको न माने तो आप नहीं, मेरे मानने नहीं मानने से क्या होता है, पार्टी प्रवक्ता है,
पर मेरा ये कहना है कि हम मैं एक तो- बातचीत कर रहे हैं, जी। उसमें अगर ये बात रखेंगे तो हम क्या एनालाइज करेंगे, इससे दर्शक भी सुनते हैं, वो भी समझेंगे वही एनालाइज मजाक। करिए ना, आपको जो नहीं आपको जो एनालाइज करना है करिए। एक है तो सेफ का मैं बता दिया कि नरेंद्र मोदी और अदानी दोनों एक रहेंगे तो ये तो आप safe लोगों का रहेंगे। वर्जन है ना, इसलिए आप लोगों का वर्जन है, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अपनी ये सफाई रख वर्जन रही नहीं है। है, ये वर्जन नहीं है, ये देश की जनता के हित की बात है। हाँ। आपने पूरे महाराष्ट्र को भेज दिया है, आपने धारावी भेज दिया, आपने मुंबई भेज दिया, आपने पूरे देश का एयरपोर्ट भेज दिया। क्या एक ही आदमी जो है उसके लिए सशक्त है क्या? सिर्फ एक ही आदमी ले सकता है क्या? टेंडर तो बहुत लोग भरते हैं, टेंडर तो बहुतों में आता है। तो ये जो है, एक है तो सेफ अडानी का प्रोजेक्ट लगवाते हैं तो वो वहां पे अदानी के लिए दिया है, और दूसरी कहाँ अगर अडानी गहलोत जी जी कहाँ 50,000 एग्जिट पोल करोड़ पर का बात बजट कर रहे हैं तो लेकर यही तो होता है आते हैं, पॉलिटिक्स। तो लेकिन वहां पे कुमार जी देखना आप नहीं कुछ होता। कहना चाह रहे हैं, पर दूसरी मैं चीज चाहूंगा मैं इसको बहुत लंबा ना खींचा लंबा जाए। नहीं करना। अभी मैंने दोनों को सुना, रत्नाकर जी को और भरत जी को। उन्होंने एक है सेफ को, सबका साथ सबका विकास, स्टैंड वी यूनाइटेड, ये नारा था शुरू से, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री का हो, आज के प्रधानमंत्री को। इन्होंने डाइवर्ट करके इतनी संकीर्ण मानसिकता, शायद ये बीजेपी बोलती तो उनको ही बोलता, लेकिन ये बोल रहे हैं। अब वहाँ पिछली बार अडानी अंबानी चोर है, इस बार अडानी पे आगे फोकस हो गए। वही अडानी जो कांग्रेस राज शासन में कई जगह पैसे लगा रहा है। दूसरा, इनके बारे में भरत जी से मैं ज्ञान चाहूँगा कि सोनिया गांधी विश्व की सबसे चौथी अमीर महिला, उसके अलावा प्रियंका गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, इन लोगों की कौन सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं कि जिनके करोड़ों और करोड़ों के टैक्स दे रहे हैं ये? छोड़िए ना, ये कोई करोड़ों के टैक्स दे रहे हैं। हमारे पास कोई वो नहीं है। मैं नहीं, इसको बात इसलिए कर रहा हूं। मैं आप लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को जो भारत को ला करके, नहीं, गलत है, वो भी गलत है, मैं उतना ही गलत मानता हूं। मैंने तीसरे बोला पोजीशन में ला उनको रहा कि है, इस पे पांचवें कोई पोजीशन में ला दिया विश्व में पहली बार, उसको कह रहे देश बेच रहे हैं। आप सब लोग जो- इतने जो- जिम्मेदार जो- लोग, हम क्यों बात करें ऐसी इन लोगों बातें कर रहे हैं आप। देश को लेकर के आप सीधे अपने ईगो पे ले आते हैं, अपने तुच्छ एजेंडा पे ले आते हैं। इससे मुझे कोफ्त होती है, चाहे बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो। राष्ट्र को सबसे सब मानना चाहिए। अब भरत जी विद्वान आदमी हैं, उनको समझना चाहिए कि चलो अगले ने एक मूर्खता की, उनको तो कैरी। चलिए आ जाइए एग्जिट पोल पर एक बार फिर आते हैं। छोड़िए ये सारे मुद्दे छोड़िए, ये लंबा, इस पर करेंगे बात करेंगे जब नतीजा। नहीं ठीक है, जब जिस दिन नतीजा आएगा उसके बाद। ये तो देश से बड़ा कोई नहीं है साहब। सुनिए तो सही चाहे कुमार मोदी जी, हो, चाहे मैं सोनिया क्या हो, कह या रहा राहुल हूँ, हो। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बाद में राष्ट्र आज एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, और इसके बाद में पूरा साल यही सब मुद्दे रहेंगे। ये सब मुद्दे कभी हटते ही नहीं। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ हमारे बीच में जुड़ गए पैनल पे। तो सिन्हा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। एग्जिट पोल देखकर कुछ चिंता विंता आप लोगों को हो रही है, या आप लोग अभी इंतजार करेंगे 23 तारीख का? बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सिन्हा साहब, आप सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि ये एग्जिट पोल देखने के बाद कुछ क्या चिंता विंता बढ़ी है आपकी, या आपको लग रहा नहीं 23 तारीख को मामला अलग रहेगा? पहले तो मैं भारत न्यूज चैनल को अपनी ओर से जोहार करता हूं, जोहार। और हम लोग को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग का मुख्यमंत्री लगातार काम किए हैं, हम लोगों ने उस पर वोट मांगा है, इसलिए हम लोग को कोई चिंता नहीं है। हम लोग जान रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, और पूरी मजबूती के साथ सरकार बना रहे हैं। और ये एग्जिट पोल में तो हर जगह पर एनडीए दिखाई दे रहा है। देखिए, एग्जिट पोल पहले भी देख चुके हैं। हाँ। लोकसभा के चुनाव में भी एग्जिट पोल देखे हैं हम लोग। एग्जिट पोल बहुत सारा मान्य नहीं रखता है, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा। हम लोग धरातल पर, हम लोग हर जगह चुनाव प्रचार में गए हैं, हम लोग धरातल को देख रहे हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग का जो वोट प्रतिशत मिला है बहुत ही जबरदस्त तरीका से मिला है, और महिला का जो वोट प्रतिशत है सबसे ज्यादा मिला है हम लोग का जी। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग सरकार बना रहे हैं। अच्छा सिन्हा साहब, ये बताइए, डेमोग्राफिक चेंज, यहाँ पर बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं, और लोगों, ऐसा बीजेपी ने इस बात को रखा है यहाँ पे, और पुरजोर तरीके से रखा है। ये एक बड़ा मुद्दा है उस जगह पे जहाँ आप की बात करते हैं बीजेपी जी। अब बताइए, आपका केंद्र में शासन है, आप केंद्र सरकार है, आपका पूरा मिलिट्री फोर्स है, आपका पूरा व्यवस्था है, कैसे इसमें कहते हैं कि आप घुस गया इसमें? तो ये सब गलत आरोप है। ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनाए हैं लोग, और मुद्दा से इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, इसलिए भटक गए हैं लोग, और लगातार उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। तो ये सब चुनावी मुद्दा है। अच्छा, और ये कोलान में चंपई सोरेन, तो इतनी बड़ी ताकत उनके साथ चली गई। पहले सोरेन सिर्फ आपके साथ हुआ करते थे, अब तो सोरेन उधर भी है। देखिए, सोरेन
जिस सच्चाई है कि चंपई सोरेन हम लोग के गार्जियन स्वरूप रहे जी। हैं, पार्टी में बड़े ऊंचे पद पर थे, हम लोग के गार्जियन रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो थोड़ा सा मतलब लालच में, चाहे पुत्र मोह कहिए या किसी न किसी लालच में वो चले गए। इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी कार्यकर्ता अरे को इतना अंतर नहीं बढ़िया पड़ता है। संगठन उन्होंने पकड़ लिया था, कुर्सी इधर आते ही, बाहर आते ही कुर्सी ले ली उनसे। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहेंगे कि हम सम्मान देंगे? ये तो गलत बात है। आप तो खुद, आपको अगर कुर्सी दिया गया था तो आप जब जेल से निकले थे तो उनको कुर्सी खुद सौंपना चाहिए था। ये बड़ी उपलब्धि होता उनके लिए। चंपई दादा वो फिर बहुत मजबूती के साथ फिर आते हो, लेकिन उन्होंने जरूर मन में लालच हुआ कि हमारा कुर्सी जा रहा है, पुत्र मोह में इन्होंने ऐसा गलत फैसला लिया। जी, राज बिहारी जी, आपने सिन्हा साहब को सुना है, वो भी है, तो मुझे थोड़ा सा बताएं। झारखंड के विषय में बहुत कम चर्चा कर पाए, और मैं सच बता रहा हूं 23 तारीख को सबसे दिलचस्प जो रहने वाली चर्चा वो झारखंड की रहेगी, क्योंकि मामला आखिर तक फंसा रहेगा। हालांकि बात स्थिति महाराष्ट्र में भी यही रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएं। इतने सारे मुद्दे हैं, इनमें एनडीए को अगर बहुमत मिलता है, यहाँ पर एग्जिट पोल में दिखाई देता है, तो राज बिहारी जी इसकी क्या वजह हो सकती है? और सिन्हा साहब ने जो कहा, कॉन्फिडेंस दिखाया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिन्हा साहब अपनी जगह ठीक हैं, और मुझे लगता है जब रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आएगा सभी पार्टी के लोग कहेंगे अभी और इंतजार करिए। लेकिन देखिए, जो रिपोर्ट है झारखंड की, वो साफ साफ ये बता रही है कि वहाँ एनडीए गठबंधन बढ़तमर है, और उसकी कई वजह हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, नोटों के भंडार मिले हैं, उसको भी जनता देख रही है। और दूसरी बात है कि विकास जो है झारखंड में, क्योंकि जिसके लिए राज्य बना था, झारखंड का विकास तेज़ी से हो, वो झारखंड में विकास कहाँ दिखाई दे रहा है। झारखंड में अगर कुछ काम हुआ भी तो जो सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहे, वो जनता ने ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समय सीमित है। विकास के काम कहां दिखाई देते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इनका क्या होगा? सिन्हा साहब, जो विकास का जो खाका हेमंत सोरेन जी ने जो लिखने का काम किया, आपने हमेशा उनको किसी न किसी रूप में हमेशा उनको परेशान करने की, मैंने हमेशा कोशिश किया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश किया गया। लेकिन हमारा हेमंत सोरेन जी लगातार प्रयास किए, लगातार विकास के लिए आगे बढ़ाए। हर क्षेत्र में हो, चाहे बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा जाए, चाहे आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो हुआ, जिसमें पूरे अफसर लोग सबके गांव में दरवाजा पर जाके योजना का लाभ देने का काम किया। बहुत सारा काम हेमंत सोरेन जी जो काम किया है, उससे लोग लाभान्वित हुए हैं। अभी बिजली बिल 200 यूनिट बिजली फ्री हुआ, मैया सम्मान योजना 1000 जो मिल रहा है, उससे कैबिनेट में पास करा गया 2500 रुपया। ठीक है, तो ये योजनाएं हैं जिनकी वजह से आपको भरोसा नहीं कर रहा, मैं फ्री की बात नहीं कर रहा, मैं विकास की बात प्रभावित कर रहा है हूं। और लोगों ने वोट ठीक है, ये भी एक लंबा विषय है। काश के इस पर हम थोड़ा एक अलग से, क्योंकि जैसा राज बिहारी जी का कहना है कि मैं फ्री की योजनाओं की नहीं, विकास की बात कर रहा था। आपने कहा इससे जनता, और ये सभी करते हैं, ये देखिए ऐसा नहीं कि आप ही, ये तो केंद्र की तरफ से भी हो रहा है, अन्य राज्यों में भी हो। बताइए, गैस का कनेक्शन फ्री, फल्ला फ्री। मैं बोल तो रहा हूं, मैंने बोल दिया, मैंने बोल तो दिया, मैंने वो बात बोल दी। तो एग्जिट पोल है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल को लेकर शायद ये ऐसा मेरा अनुमान है, इस बार उतना उत्साह नहीं है, क्योंकि पिछले एग्जिट पोल जो हैं वो जरा फुस टाइप के साबित हुए हैं। और इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कुछ जगह कंफ्यूजन है, क्योंकि राज्य ही ऐसे हैं। महाराष्ट्र की अपनी सियासत है, वहाँ के अपने सीटों का गणित हो, चाहे पार्टियां हो, जिस तरह से गठबंधन, कुछ यही स्थिति झारखंड में आपको देखने को मिलती है। रवि जी, अब मुद्दों की बात तो हो गई थी, मुझे थोड़ा सा ये एनालिसिस दीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे, ये ऐसे ही नहीं आ गया। इस पर चाहे जितनी बहस करते रहे हम, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया पोलराइजेशन का मुद्दा। यानी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हिंदुत्व वाली राजनीति उनका कार्ड यहाँ पर काम करेगा, और उन्होंने खुलकर पुरजोर तरीके से इसको चला है। इसका असर कितना? देखिए प्रवीण भाई, पहली चीज तो ये रही कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो कहीं ना कहीं एनडीए के मन मुताबिक नहीं हुए। उनके सहयोगियों का परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। महाराष्ट्र में इस खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान
मराठा आंदोलन इस तरीके से परेशान कर रहा था बीजेपी के लिए कि ना तो वो उगलते बन रहा था, नहीं गलते बन रहा था। ओबीसी वोट को पकड़ना था, यानी हिंदुत्व वोट को उन्हें पकड़ में रखनी थी अपने, और उन्हें ये पता था कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट या वो वोट जो बीजेपी के हाथ में नहीं है, अगर उनको छोड़ा भी जाए तो बाकी दूसरी वोटों को समेटा जा सके। ये एक स्ट्रेटेजी के साथ शुरू किया गया, और आप देखेंगे तो करीब करीब चुनाव के 10 दिन पहले से फिर इस नारे को थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हवा दी गई है। तो उनका ये था कि अच्छा, बटेंगे जो बात थी उसमें ये भी कहा गया, क्योंकि एक डर था, देखा आपने जैसे संविधान की कॉपी एक बार फिर सामने आई तो उसके बाद में उसको तुरंत इमीडिएट काउंटर करना शुरू किया, क्योंकि बीजेपी तो खुल के कहती है कि अगर लोकसभा में हमारा प्रदर्शन कमजोर हुआ तो उसके पीछे, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना, रत्नाकर जी खुद कह चुके कई बार ये बात कि ये एक झूठा नैरेटिव जो रखा गया था संविधान बदलने का, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो एक बार जब वो फिर सामने आया तो बीजेपी ने अपना दांव खेला, पर कितना काउंटर कर पाए ये थोड़ा सा कहना मुश्किल हो रहा है अभी प्रवीण भाई, क्योंकि आज जब मतपेटियां बंद हुई हैं और इसके बाद ही, चाहे वो मैं बात करूं बीजेपी की एक बड़े धड़े की बात करूं या फिर शरद पवार के एक दूसरे धड़े की बात करूं, मैं वो सभी उन बड़े छत्रपों को फोन करना शुरू कर चुके हैं जो पहले और दूसरे नंबर के वो रनर रहे हैं, जो निर्दल रहे हैं, और माना जा रहा है कि इस बार वो एक बड़ा नंबर आएगा। आंकड़े अभी हाँ नहीं, कई एग्जिट पोल में आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, कई एग्जिट पोल में आया 20-20 27-27 तक सीटें दिखाई दे रही, तो आपका ठीक कहना है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब वो 20 से लेके 35 सीटें तक जो है वो निर्दल आएंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। तो आप ये माने कि जो 23 तारीख के बाद 26 तारीख तक सरकार बनानी है, वो बनाने के लिए प्रिपरेशन आज रात से शुरुआत हो चुकी है सभी पार्टियों की। बीजेपी उसमें बड़ी प्लेयर है, उसके पास एक बड़ा इलेक्शन मैनेजमेंट है, वो चुनाव के बाद भी उसमें यह है कि एक्विजिशंस की उसकी अपनी एक टैक्टिक्स रही है। कांग्रेस और शिवसेना यहाँ पे भले कमजोर हो, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मराठा नेता शरद पवार हैं, जिनकी पूरी स्ट्रेटेजी पे अगर कहा जाए तो उन्हें वीटो दिया है दोनों पार्टियों ने, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी और कांग्रेस ने भी। तो ये लड़ाई ना बड़े आमने सामने की है, इसको जैसे देखा जा रहा है या जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं अभी तक वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संक्षेप में, लेकिन बहुत ही बैलेंस आपने एक एनालिसिस रखी। अब मैं चाहूंगा जरा रत्नाकर जी, भरत जी, क्योंकि आप दोनों के कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर आप लोग एक पर्सनल अटैक करते हैं, तो मैं चाहूंगा भैया दोनों को साथ में रखा जाए, हमारी टीम को कहूंगा। और रत्नाकर जी, अब आप मुझे बताएं बटेंगे, और मैं इसमें देखिए कहीं रोकूंगा नहीं, ना भरत जी को ना आपको रोकूंगा, लेकिन आप लोग, मैं चाहूंगा कि दर्शक उस चर्चा को ऐसे सुने कि आपके कोई मुद्दे रह तो नहीं गए, फिर आप मुझे बाद में दोष देंगे मुझे नहीं बोलने दिया गया, मुझे कम समय दिया गया। रत्नाकर जी, पहले आपके पास हिंदुत्व के अलावा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था क्या? आपको लगा ये मुद्दा आपके लिए सबसे ज्यादा, आपने बेशक कहा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, देश को एकजुट रखना है, लेकिन यहां पे इशारा बाद में आपने साफ साफ कह दिया, मुस्लिमों वाली बात आ ही गई। मुस्लिम मतदाता आपको नहीं चाहिए, आपको हिंदू एक साथ चाहिए। देखिए प्रवीण जी, हम लोगों ने तो विकास के नाम पे जो है चुनाव में गए और जनता का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया, लेकिन देखा किस तरह से महाविकास आघाड़ी के लोगों ने उलेमा संगठनों की मदद से और वोटों का पोलराइज करने की कोशिश की, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। किस तरह से उन्होंने सारे उलेमा संगठन, जिसमें प्रमुख रूप से मैं सज्जाद नुमानी जी की बात करूंगा, उन्होंने सारे लोगों से अपील किया कि आप अगर वोट नहीं करेंगे एमवीए को तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें, और मस्जिदों के बाहर जो पैम्पलेट्स लगाना शुरू कर दिए गए और वोट पोलराइज करने का काम किया गया, तो निश्चित रूप से हमको उसका काउंटर करना जरूरी था। हमने कहा कि हमने जो ये जातियों को आपस में लड़ा करके और एक दूसरे का वोट जो काटने की बात करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करते हैं, तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, ये कहीं ना कहीं अगर हम बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये सफल हो जाते हैं और इनकी राजनीतिक मंशा जो है पूरी हो जाती है। निश्चित रूप से हमने महाराष्ट्र की जनता को बताने का काम किया कि आप एक, भरत जी आपकी आपत्ति हो तो आप बोल देना, आप मेरा इंतजार मत करना। रक्षा होगी, आपके अधिकारों की रक्षा होगी। किस वन तरह टू वन अगर बोलेंगे तो महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को समझ में आएगा। लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, एक भरत भाई आप बोलिएगा। देखिए किस तरह से 17 मांगों को लेकर उलेमा संगठन जो है वो महाविकास आघाड़ी के पास गए और महाविकास आघाड़ी ने कहा
कि हम इन मांगों को पूरा करेंगे। उसमें प्रमुख रूप से 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन का था। अगर ये 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये किसका रिजर्वेशन कटेगा? पिछड़ों का और आप दलितों इन का। पर तो हिंदुत्व ये की फिर बात से हिंदू कहते हैं, भाइयों लेकिन का ये आप पर जो है वो तुष्टीकरण की रिजर्वेशन राजनीति का लेकर आरोप के लगाते हैं मुसलमानों भरत को जी। देने की बात कर रहे थे। देखिए ऐसा है ना कि जिस तरह से रत्नाकर भाई ये कह रहे हैं कि देखिए इनके जुबान पे आ गया, वो अभी तक नहीं आया था, आज चुनाव खत्म होने के बाद में ये कहे कि ये मुसलमानों के लिए है। आप पूरे चुनाव तक खामोश रहे। मैं बार बार ये चैनलों पे पूछता रहा कि आखिर आप ये किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? तो जहर कौन बो रहा है इस देश में? जहर बोने का काम कौन कर रहा है? वो भाजपा कर रही है। वो आते हैं उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, कटेंगे तो बटेंगे का नारा देंगे। तो मेरा नारा ये था कि न कटेंगे न बटेंगे, सब जो है इंडिया से सटेंगे, क्योंकि इस देश में सभी बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इस तरह से नारा भी देते हैं और देश की जनता में बंटवारा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इतने वर्षों में 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब इसी देश में रहते हैं ना? हमारा संविधान तो ये आदेश देता है ना कि इसी देश में रहना है, मगर उसको बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा कर रही है। रत्नाकर जी बताइए बताइए बताइए, बोले समय कम है, फिर कुमार राकेश जी भी देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, हाँ। मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के नारे में विश्वास रखती है। सबका साथ, और जो भी सबका केंद्र विकास की कहाँ है? योजनाएं हैं, मैं पूरी कहाँ तरह गए आपकी मुस्लिम बातों को समाज? जवाब देता हूं। मुस्लिम समाज जो भी कहाँ गए केंद्र भाई? की आप योजनाएं बताइए ना, हैं, सबका वो साथ केंद्र और की सबका योजनाओं का विकास, इसी को लाभ जो कहते है हैं या क्या? राज्य की आप योजनाएं कहते हैं हैं भारतीय कि जनता बटेंगे पार्टी तो की सरकार कटेंगे, की, इसी वो को कहते सबको हैं मिलता सबका है। साथ, सबका कहीं पे वो विकास। जाति ये धर्म सबका देख साथ, करके सबका इन ठीक विकास है, योजनाओं नहीं को हो कुमार सकता, हासिल राकेश जी होते होगा तो ही आप नहीं। संक्षेप में सबका अपना साथ और लेकिन सबका कुमार विकास नहीं राकेश हो जी, सकता। कुमार राकेश जब जी का आप एक संक्षिप्त सबको ये साथ कमेंट लेके चलते वोटों की चलते। चलेंगे, हिंदू तुष्टीकरण हो, के बोलिए लिए बोलिए मुस्लिम हो, कुमार जी, राजनीति बोलिए, सिख हो, समय करेंगे। कम ईसाई है हो, हमारे और पास, अगर समय देखिए सबको खत्म साथ करना लेके पड़ेगा। चलेंगे शांत होते तभी बोलिए। ये आप हो आपका सकता है। ऑडियो दे ये दिया इस तरह जाएगा, से बोलिए नहीं हो अपनी सकता बात है। बोलिए आप। नहीं कुमार भरत जी ये जो हाँ, बोल देखिए, रहे हैं, देखिए, और ये भरत आप भरत बोलिए, जी बोलिए, बोलिए। नहीं, भरत जी जो बोल रहे हैं कि सब जब हिंदुओं का तिरस्कार कुमार राकेश जी की किया आवाज, जाता है, बोलिए, हिंदुओं का बोलिए। रत्नाकर जी एक 10 सेकंड भरत जी को भी सुना, रत्नाकर जी जो बोल रहे हैं कि भारत का जो संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास। पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यक समाज को जितना दिया गया उतना पिछले 65 वर्षों में नहीं दिया गया, एक। और दूसरा, आप संविधान की बात करते हैं, उस संविधान के क्रम में इतने मुसलमानों को भाजपा ने ठीक है, ये महाराष्ट्र में मैं फिर वही बात- समय फिर में वही बात बात सीमित कर रहा है, हूं 10 आपसे। सेकंड हो गए मैं- आपके। मैं- मैं बहुत वही बहुत कह रहा हूं। धन्यवाद रवि तिवारी जी आपका, भरत जी आपका, रत्नाकर जी आपका, राज बिहारी जी आपका, कुमार राकेश जी आपका। अब इंतजार करिए नतीजों के दिन का। एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि महायुति और एनडीए जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड में मजबूत दिखाई दे, लेकिन नतीजे होते हैं, एग्जिट पोल होता है।